Hey, Assalamu alaikum everyone. So, welcome to the lecture on wealth planning and management. Since we do not remember where we completed last time, so we'll just begin from somewhere where I think I have skipped certain things. Okay, so although मुझे याद है मैंने थोड़ा बहुत उसको डिस्कस किया हुआ है कि it's not just a buzzword कि financial planning, it's very important इन डे टू डे लाइफ। मैंने इसको बड़ा ब्रीफली उस दिन थोड़ा, बल्कि इनफैक्ट इसको मैंने थॉरली टच किया था कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, किसके लिए की जाती है। यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि ये वेल्दी लोगों के लिए की जाए, बिकॉज इफ समवन हैज वेल्थ दैट वुड नीड टू बी मैनेज्ड। ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि yes, it is going to manage the wealth of those who already have wealth, but if you know these principles, so someone who wants to acquire wealth, they can also acquire wealth using these principles, because unless you know the principles on how you can grow your wealth, even it is a very small amount, you will not be able to plan ahead. And especially in today's world where the middle class is a big portion of the whole economy, तो middle class एक बहुत major portion आ जाता है economy का. So in that case, it's very helpful कि उन्हें अगर प्रॉपरली आप काउंसल कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं ऑन हाउ टू सेव, हाउ टू कंट्रोल देयर impulse buying, how to control their emotional buying decisions. So in that case, if they can save, then they can make arrangements for any sort of a wealth management. For example, they can make arrangements for retirement plans. They can make arrangement for something like an investment that they have. They might have certain amount that they do not know what am I going to do with it. अब मुझे पास एक अमाउंट कहीं से इनहेरिट हो गई या किसी वजह से आ गई है, मुझे पता नहीं मैं इसका क्या करूं। या लेट सपोज मुझे बोनस मिलता है, तो सबसे पहले मैं जाकर उसको स्पेंड कर दूंगा। सो इफ आई हैव प्रॉपर एजुकेशन, आई सी ओके नहीं मुझे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, दिस विल गिव मी मोर रिटर्न। देन इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो वेल्थ प्लानिंग विल हेल्प इन दैट एज वेल। सो वेल्थ मैनेजर क्या करता है या फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? इट हैज अ वेरी रियल जॉब टू डू इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली। तो अगेन, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली would be the primary objective of a wealth manager. अगेन, हर बंदा अमीर होना चाहता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। और फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या कि एटलीस्ट आपके पास एक प्लान हो कि मुझे फाइनेंसेस कैसे अरेंज करने हैं किसी भी चीज के लिए। इट कुड बी अबाउट कि मुझे लेट सपोज ये गाड़ी खरीदनी इन दिस मेनी ईयर्स, मुझे ये घर खरीदना है इन दिस मेनी ईयर्स, मुझे ये रिटायरमेंट इनकम चाहिए इन दिस मेनी ईयर्स, मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए फॉर द ट्यूशन फीस ऑफ माय किड्स, कि मेरे बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजना है, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजना है, वहां की बहुत ज्यादा फीस होगी, तो मुझे इन सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ये अमाउंट चाहिए। दैट इज वेल्थ प्लानिंग। So you want a plan that can protect you from a variety of pure risks that surround your lives. You want a plan to fund your children's college education. You also want a plan to provide enough funds for your retirement. So ये तमाम चीजें करनी, जो जो एडवर्स चीजें लाइफ आपके ऊपर थ्रो कर सकती है, उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन अरेंज करनी है। एंड इफ यू हैव प्लान फॉर इट, दैट वुड बी बेटर देन जस्ट गोइंग अहेड विद इट। अगेन, कोई डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपने स्टेट, कोई बिजनेस पास ऑन करना है, सो यू शुड हैव अ प्लान फॉर दैट, एनीथिंग दैट यू आर गोना डू, ताकि एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप आराम से सोचकर उसको इंटेलिजेंटली प्लान कर सकें। ओके, सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या होंगे हमारे। देयर मैनी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दैट अ पर्सन हैज। पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अचीव दोज थिंग्स। आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। आपका गोल हो सकता है कि मैंने लेट सपोज ये घर लेना है, मैंने ये वाली गाड़ी लेनी है, मैंने ये वाला लाइक चार्टर प्लेन लेना है, मेरे पास ये चीज भी होनी चाहिए। ओके, इट्स नॉट बैड टू हैव गोल्स, बट द थिंग इज you cannot have everything that you want, because everyone would want everything, so not everyone can have
everything because of limited resources. The basic concept is to give you the maximum benefit that you can get out of your limited resources that you currently have. और इसके लिए सबसे आसान चीज क्या होती है, हमने अगर अगेन अब मैंने आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है, अगर लेट्स सपोज व्हाट आई वुड डू इज कि मुझे पहले आपके प्रीवियस फाइनेंसेस को स्टडी करना पड़ेगा। मुझे देखना है कि आपका प्रीवियस ट्रेंड क्या है, आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगेन इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ओके आप इस हद तक सेव कर सकते हैं। मैं आपके लिए अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं कर सकता। फिर अगर मैं अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दूंगा तो वो मेरा टारगेट, वो मेरा पोर्टफोलियो कभी अचीव ही नहीं होगा। लेट्स सपोज यार ये इतने पैसे यहां से सेव करेगा, इतने यहां से सेव करेगा, इतने इसने इन्वेस्ट करने हर महीने। अब मैंने अनरियलिस्टिक, मैंने आपके फाइनेंसेस नहीं देखे, मैंने आपके पास्ट को नहीं देखा, आपके कितना अपने अकाउंट को यूज करते हैं, कितनी सेविंग्स करते हैं, मैंने अपने हिसाब से एक प्लानिंग कर दी। वो प्लानिंग सिर्फ तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर मैं आपकी हिस्ट्री देख लेता तो मुझे पता चल जाता कि ओहो अच्छा नहीं यार, ये बंदा तो यहां से अनकंट्रोलेबल स्पेंडिंग कर देता है, तो इसको किसी तरह से कंट्रोल करने की जरूरत है या कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी देने की जरूरत है। बट अगर मैंने वो नहीं दी, वो काम नहीं चलेगा। सो इट्स बेस्ट कि हम पहले आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें और वहां से स्टार्ट करें कि आगे हमने क्या करना है। अब मैंने आपको प्लानिंग कर दी, मैंने उसमें ये अकाउंट फॉर ही नहीं किया कि जी आपने हर महीने अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसकी एक अमाउंट पे करनी होती है। आपके क्रेडिट कार्ड पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लोन है, तो मैंने उसको अकाउंट फॉर किए बगैर प्लानिंग कर दी, वुड मेक अ लॉट ऑफ मेस। मुझे मेरे प्लान का फायदा कोई नहीं होगा। मूविंग अहेड, अगेन इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ आप मुझे बता देंगे और काम चल जाएगा। अच्छा जी मेरे ये है, मैंने यहां स्पेंड किया था, मैंने ये किया था। आई हैव टू अंडरस्टैंड या बीइंग यू, क्योंकि अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आप ये चीज कर सकें। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली क्या है। एक वो है जो वो आपको बता रहा है, उसके अकाउंट में क्या बैलेंस है, क्या क्या है, कौन सा कार्ड है। यू विल हैव टू सी ओके कि आपका कोई लोन तो नहीं है, कोई मॉर्गेज तो नहीं है। लेट्स सपोज वो आपको मॉर्गेज के बारे में बताना भूल गया, तो दैट्स अ बिग लोन जो उसने लिया हुआ ऑलरेडी। तो उसको आपने अपनी वेल्थ प्लानिंग के अंदर एकोमोडेट नहीं किया, सो दैट्स एन इशू। सिमिलरली यू हैव टू गेट थिंग्स फ्रॉम द क्लाइंट, जो क्लाइंट आपको अगर नहीं दे रहा या क्लाइंट आपको बताते हुए कोई मिस्टेक कर जाता है उसके अंदर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपके देखने यार, आप ये कह रहे हैं आपकी ये स्पेंडिंग है, आपकी ये इनकम है। जब मैं आपकी स्पेंडिंग और इनकम आपकी स्टेटमेंट से देखता हूं तो मुझे इसके अंदर ये डिफरेंस नजर आ रहा है, ये क्यों है? देन योर क्लाइंट, अच्छा हाँ ये मैं इस जगह पर पेमेंट कर रहा हूँ, ये मुझे इनकम इस जगह से आ रही है। अगर मैं उस इनकम को एक्स्ट्रा आ रही है उसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहा, या वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो कर रहा है उसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहा, तो वो अगर एक्स्ट्रा आ रही थी इनकम उसको यूज नहीं किया जा रहा, वो वेस्ट हो जाएगी उसके ऊपर जो इनकम आ सकती थी। और अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस है तो वो मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी कंप्लीट नहीं होगा जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करके दी है। एंड अगेन आपकी सिचुएशन देखते हुए मैं फिर ये देखूंगा, ओके यार अब एक होता है, इसे अगर आपको सिंपल वर्ड में समझा सकूं, एक जैसे कुकी कटर से, दिस वाज कुकी कट। वो कुकी कटर होता है ना, आप उसके साथ जो चीज भी कट करेंगे, जिस डो को भी कट करेंगे, वो उसी शेप में कट हो जाएगी, तो वो हमेशा उसी शेप में कट होगी। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हर बंदे के लिए सेम नहीं की जा सकती। मैं एक ही प्लान उठाकर उसमें सिर्फ आपका नाम चिपका दूं, फिर उसके बाद उसका नाम चिपका दूं, फिर उसके बाद उसका नाम चिपका दूं, ये लो भाई ये जाके फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, या ये मैंने तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी है। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे उसके फाइनेंशियल पैटर्न को समझना ही नहीं है। समझने के बाद ये भी देखना है कि अच्छा इसके जो इन्वेस्टमेंट या सेविंग या जो भी है, इसके हिसाब से इसके लिए कौन सा प्लान, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे सूटेबल रहेगा। क्योंकि उस पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अब मैं एक ऐसे बंदे का जिसने सारी लाइफ कमाया है, अब उसकी रिटायरमेंट आने वाली है, तो उसकी जो भी सारी सेविंग्स हैं वो एक हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगा दूं, मेक्स नो सेंस। वो रिस्क टेकर नहीं है, उसे तो अपनी रिटायरमेंट के लिए एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, तो वो तो ग्रोथ चाह ही नहीं रहा। तो मैं क्यों उसके लिए ग्रोथ वाला एक हाई रिस्क एसेट ले दूं? कल को अगर उसमें नुकसान हो तो वो मैं तो इनकम से भी गया भाई, ये तुमने क्या किया? तो मुझे उसकी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट
और फिर ये भी देखते हो कि मार्केट में नया प्रोडक्ट क्या आया है। हमारी एक बड़ी वीकनेस है कि हम बड़ा कॉमनली, वो जब भी मैं आपको किताब में 4 चीजें पढ़ा दूंगा ना, बस यही है दुनिया में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है। पिछले 50 सालों में जो दुनिया के अंदर चेंजेस आए हैं, इतने रैपिड चेंजेस आज से पहले दुनिया में किसी ने नहीं देखे। और जो इस वक्त चेंज की पेस है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक मल्टीप्लाइड बाय 100 और मे बी 1000, आई डोंट नो, नोबडी नोज एक्चुअली। अगर एआई बेस्ड एप्लीकेशंस का जो यूज जिस तरह से हो रहा है इस वक्त, ये बढ़ जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज इट कैन फैथम थिंग्स दैट ह्यूमंस हैव नेवर थॉट ऑफ बिफोर, तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो कल को सिर्फ ये मैं फाइनेंशियल प्लानिंग से नहीं, या बैंकर्स या फाइनेंशियल मैनेजर्स या इवन एचआर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये सारी एडवाइस एआई आपसे बेटर दे सकेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ह्यूमंस आर इनहेरेंटली बायस्ड। आप नहीं भी बायसेस कर रहे तो आपके अंदर बायस ऑलरेडी है, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके हर डिसीजन के अंदर। सो एआई जो है उसके अंदर वो बायस नहीं होगा। और फिर सस्ता, एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, वो हजारों लाखों 24 घंटे चल के एडवाइसेस दे सकता है। A human can only work for a certain number of hours, और उसकी कैलकुलेशन फास्टर है और टोटली ऑब्जेक्टिव। ये नहीं कि यार ये मेरा दोस्त है इसको ओके कर देते हैं, ये वाला दोस्त नहीं इसको वो खराब प्लान बना देते हैं। एंड दिस वोंट हैपन टू यू ओनली, दिस विल हैपन टू द डॉक्टर्स, कि जो हमारे यहाँ अक्सर ये इस छोटे से शहर में रहते हुए अक्सर डॉक्टर्स आखिरी हद तक कोशिश करेंगे जी कि उसके पास ही आपकी ट्रीटमेंट हो जाए। उसको नहीं समझ आ रहा आपको क्या डिजीज है, वो आपको ट्रायल बेसिस के ऊपर पहले इसकी मेडिसिन देते हैं, चलिए ठीक हो, अब इसकी दे देते हैं, अब इसकी दे देते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, आई हैव हर्ड हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम। या फिर जस्ट टू एंश्योर कि हाँ यार इनको लगे मैं बड़ा डॉक्टर हूँ या मेरे पास ज्यादा पेशेंट आए, अब उसे नहीं समझ आ रही इसको क्या इशू है, लेकिन उसे पता है यार इस केस में आमतौर पे मेजोरिटी केसेस के अंदर अगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एंटीबायोटिक से फायदा हो जाएगा। तो वो कहते हैं यार ये वाली से ना, वो उससे मैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अच्छी सी एंटीबायोटिक लिख देता हूँ इसको। आप अक्सर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, बड़ा कॉमन है। मैंने कभी नहीं सुना इंटरनेशनली आप डॉक्टर के पास जाए और आपको सबसे पहली प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एंटीबायोटिक्स लिख दे, इवन आफ्टर सर्जरी। यहां तो सर्जरी के बाद फौरन टांग देते हैं ना भाई लगाओ, जस्ट इन केस को अगर किसी को कट था या जो जो भी उसकी सर्जरी हुई है किसी की, तो उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। इवन आफ्टर सर्जरी जब तक इन्फेक्शन का रिस्क या कोई चीज उनको नजर नहीं आती, वो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। दिस इज द रीजन के थर्ड वर्ल्ड के अंदर, आज आप इसको जरा मुहज्जब वर्ड यूज कर लें, डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो डिजीज है, जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया है, इनकी रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा है, वायरसेस की, बैक्टीरियम की। एंड दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। वो दे दूंगा ना कुछ तो ठीक होगा ना इसका भाई, ठीक हो गया ना तो बस ये फिर कल को ये डॉक्टर अच्छा है भाई। सेम गोज फॉर लॉयर। लॉयर को पता होता है जब आप उसके पास केस लेकर जाते हैं कि ये केस मैंने जीतना है कि नहीं, आपको वो ये बात नहीं बताएगा और फिर वो उसको लंबा चलाई रखेगा। अब ये कर दें, नहीं जी देखें ये अदालत का काम है, ये नहीं, पहले ये होगा फिर ये होगा, अब ये कर देते हैं, अब ये कर देते हैं। जस्ट इमेजिन इसकी जगह एक ऑनेस्ट एआई बेस्ड सिस्टम हो जिसके ऊपर आप एडवाइस के लिए जाएं कि जी मुझे इस चीज की एडवाइस चाहिए, आपके 2 मिनट में जी ये क्या है, ये इस तरह हो जाएगा, इतने दिन में ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी लीगल एडवाइस है, या ये आपका मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन का प्लान है। आप उसको अपने सिर्फ सिम्टम्स बताएं, वो ऑटोमेटिकली देखेगा हजारों डिजीजेस के अंदर से कि नहीं आपको एक्चुअली ये वाला डिजीज है। जो डॉक्टर, अब एक स्पेशलिस्ट जो शायद किसी बड़े शहर में बैठा होगा, जिसकी इतनी प्रैक्टिस होगी, जिसका इतना एक्सपीरियंस होगा, वो आइडेंटिफाई कर सकता था, यहां वाले से नहीं आइडेंटिफाई, वो ट्राई करता जा रहा है आपके दवाई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो वुड पीपल गो गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम देम और द कॉमन डॉक्टर और द कॉमन लॉयर और एनीबडी फॉर दैट मैटर, बेसिकली ऑल व्हाइट कॉलर जॉब्स। So simple as that. This will also go to a computer one day. So you do need to prepare yourselves for that as well. Unfortunately, but that's a fact. And accordingly, you have to decide, okay,
कि मैं अपने आप को अपडेटेड रखूं। हमारा स्टूडेंट एक बार यहां से पढ़ गया है, उसके बाद वो अपने आप को अपडेट करने की जहमत कभी भी नहीं करेगा। आज हर दूसरे दिन नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है मार्केट में। डज एनीबडी ऑफ यू नो अबाउट लेट्स सपोज, ये तो आपको पता होगा, लेट्स से एनएफटीज। एनएफटीज क्या है? नो आइडिया। ओके, क्रिप्टोस का तो पता होगा, करेंसीज का। क्रिप्टो करेंसी क्या है? वेरी पॉपुलर दीज डेज। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, blockchain based smart contracts. And similarly, what can I tell you, there are hundreds of applications of finance that are emerging in the electronic world, जो कि रेगुलरली एक नया प्रोडक्ट, ओ ये भी हो सकता है, आई डोंट न्यू अबाउट इट। रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, देयर आर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ दीज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आपको अच्छा रिटर्न ऑफर कर रही हो, क्योंकि जो वेल्थ प्लानर है उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया कि अच्छा मार्केट में ये एक ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो वो वेल्थ प्लानिंग सही से नहीं कर सकता कि अच्छा नहीं यार यहां ये मिल रहा है तो यहां ये भी तो किया जा सकता है। सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड टू ओके ये नया प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये रिटर्न आएगा, ये इन्वेस्टमेंट है, ये रिस्क है। सो यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, यू कीप टू से ओके हाँ इसके अंदर पोर्टफोलियो में ये चीजें चेंजेस किए जा रहे हैं आजकल, ये नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ रिस्क के लिए, ये नया मॉडल इंट्रोड्यूस रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए। सो यू विल नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। अगेन, जितने भी गोल्स आप सेट करें किसी के लिए, किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, इनको अचीव करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना जरूरी है। और वो प्लान कौन बनाएगा? एक फाइनेंशियल प्लानर। मैंने लास्ट टाइम भी कोट किया था, बिल्डिंग वेल्थ टेक्स डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस एंड हार्ड वर्क। डू वी रियली वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? Are you and your family willing to reorder or lifestyle to achieve their goals? Similarly, wealth is not something कि आप enjoy भी करें और wealth भी gain कर लें। So you have to sacrifice, आपको अपनी utility को कम करना होगा। You have to sacrifice on your consumption। मैंने सेल देखी यार, यहां से जाके कुछ ले आता हूं, या मुझे कोई चीज चाहिए यार, ये लेटेस्ट नया सेलफोन निकला है, ये लेटेस्ट नई कार आई है। यू कैन डू दैट। अगर आपको वेल्थ को मेंटेन करना है, अपनी वेल्थ को ग्रो करना है, तो उसके लिए सेविंग इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन कंजम्पशन। सो यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑन योर कंजम्पशंस एंड इंक्रीज योर सेविंग्स, बिकॉज सेविंग्स को इंक्रीज करने का, वेल्थ को इंक्रीज करने का और कोई तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगेन, जो वेल्दी पीपल हैं उनके कॉमन चीजें जो उनके अंदर सब में कॉमन होती हैं, दे लिव वेल बिलो देयर मीन्स। वो कभी भी, आपको जो वेल्दी होगा वो इस तरह नहीं कि ओके जैसे ही उसके पास 4 पैसे आए हैं ना, फौरन जाके कोई महंगी सी गाड़ी खरीद के ले आए, फौरन जाके किसी पॉश इलाके में घर ले ले बड़ा महंगा सा, फौरन एक बड़ा ही रिडिकुलस किस्म का सेलफोन ले ले जी, इतने लाख रुपए का मैं ले आऊं, फौरन जाके करोड़ों रुपए की घड़ी पहन ले। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ट्रू। दे यूजुअली, जो स्पेशली अपनी वेल्थ को मैनेज कर रहा होगा, हमारे कंट्री के कई लोगों को छोड़ के आप इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर उनको वेल्थ को मैनेज करने की जरूरत पड़ती नहीं है यूजुअली। जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है उसके अगर हम कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, सो दे आर एक्चुअली लिविंग वेल बिलो देयर मींस। अगर वो एक बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकते तो वो अपनी पिछली वाली को यूज कर रहा होगा, क्योंकि जो वो उसके ऊपर जो अमाउंट है वो उसको रनिंग में ला सकता है, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर अर्न कर सकता है। लेकिन यूजुअली हमारे पास होगा, मेरे पास 4 पैसे आए हैं, अब मेरी गाड़ी में छोटी ले सकता हूं, मैं बड़ी वाली जाकर बैंक से इंस्टॉलमेंट पे ले आऊंगा। so that would make no difference, that would not increase your wealth. They allocate their time, energy and money efficiently in ways conducive to building wealth. तो चाहे वो अपना टाइम हो, उनकी एनर्जीज हो या उनका पैसा हो, वो उसको एफिशिएंटली इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो वेल्थ को एलोकेट इस तरह से करते हैं कि वो वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन के अंदर, बिल्ड करने के अंदर हेल्पफुल हो।
वो अपना टाइम भी पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। दे माइट बी कि ओके यार मैं एक जॉब ये कर रहा हूँ, मैं इसके साथ ये वाला एक पर्टिकुलर काम भी कर लेता हूँ, दिस वुड बी अ साइड हसल, दिस वुड गिव मी सम वेल्थ। So anything, similarly energies and their cash as well. They believe that financial independence is more important than displaying high social status. जो हमारे केस में मैंने अभी एग्जांपल दी कि जैसे ही मेरे पास 4 पैसे है ना, फौरन जाके एक बड़ा सा सेलफोन ले आता हूँ, एक बड़ी सी गाड़ी ले लेता हूँ। सो नो, दे वुड एक्चुअली बिलीव कि कुछ सोशल स्टेटस से मैंने क्या करना है, मुझे अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि फॉरेन गए, जाके गाड़ी फाइनेंस करवा के आगे बैंक से। अगर आप फाइनेंस करवा सकते थे एक छोटी कार, लेट्स सपोज 20 लाख की, आप जाके 50 लाख की फाइनेंस करवा के आ गए। सो आप अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करते। जितने भी अमीर होंगे या वेल्थ को मैनेज कर रहे होंगे लोग, जिनके पास वेल्थ होगी, वो यूजुअली ये काम कर रहे होंगे कि वो सोशल स्टेटस बिल्ड करने की बजाय अपनी वेल्थ को बिल्ड करने के अंदर लगे होंगे। देयर पेरेंट्स डिड नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, कि उन्होंने कोई इकोनॉमिक बेनिफिट अपने बच्चों को नहीं बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया होगा, उनको मेहनत करने की तरफ लगाया, उनको होगा जाके काम करो, एफर्ट करो, कुछ हमारी तरफ से हमेशा तुम्हारी हेल्प नहीं होती रहेगी। देयर एडल्ट चिल्ड्रन आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही उनको इस काम के ऊपर लगाया कि खुद जाके मेहनत करो, देखो ये कितना मुश्किल काम होता है, तो उन्होंने काम सीखा, तो उनके बच्चे भी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो एक्चुअली खुद भी इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होंगे। दे आर प्रोफिशिएंट इन, अगेन ये एडल्ट बच्चों की बात हो रही, छोटों की बात नहीं हो रही। दे आर प्रोफिशिएंट इन टारगेटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कि जैसे ही कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी वो देखेंगे यार हाँ इसमें पोटेंशियल है, हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दे वुड बी वेरी प्रोफिशिएंट एट फाइंडिंग दीज मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड दे चूज द राइट ऑक्यूपेशन, कि जहां पर वो अच्छा रिटर्न अर्न कर सकें। ओके सो जो ये रिसर्च की मिलियनर माइंड रिसर्च थी, इसकी फाइंडिंग्स जो हैं, यू कैन नॉट एंजॉय लाइफ इफ यू आर एडिक्टेड टू कंज्यूमिंग कंजम्पशन एंड द यूज ऑफ क्रेडिट, कि आप हमेशा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते जा रहे हैं, अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। द क्रेडिट कार्ड इज अ मेनेस फॉर समबडी, बिकॉज अब आपके पास आपके वो पैसे नहीं है जो आपके अकाउंट में पड़े, अब आपके पास वो पैसे भी हैं जो आप उधार पे उठा सकते हैं किसी से। दैट एंटाइसेस यू टू बाय मोर, to spend more, because you have more dispensable income, and in real terms it's not even your income। आप एक लोन बड़ा इजीली उठा सकते हैं, दैट इज व्हाई इट एंटाइसेस यू कि हाँ जी स्पेंड करें, कोई बात नहीं, आज ले लेते, बाद में कल को पे कर देंगे। सो अगेन you have to reduce your consumption and use of credit। in USA only about 4.9% have a net worth of 1 million or more। यूनाइटेड स्टेट में सिर्फ 4.9 मिलियन, 50 लाख लोगों की नेटवर्थ $1 मिलियन से ज्यादा की है, और बाकियों की कम है, ये $1 मिलियन ये से ज्यादा की है। और ये बहुत छोटी सी परसेंटेज, लाइक 5% पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इनकम स्टेटमेंट एफिलिएंट, बिग इनकम्स, बिग होम्स, बिग डेट, बट लिटिल नेटवर्थ। ठीक है, कि वो इनकम ज्यादा है उसकी, उसके होम बड़े हैं, बड़ा डेट है, लेकिन नेटवर्थ उनकी इन दी एंड अगर आप कैलकुलेट करें तो वो कम है, क्योंकि ज्यादातर डेट लिया हुआ, तो यूजुअली डेट से मना किया जा रहा होता है। ये वो होते हैं जो यूजुअली इनकम स्टेटमेंट में एफिलिएंट होते हैं, मतलब इनकी रेगुलर बेसिस पे इनकम तो काफी आ रही है, लेकिन नेटवर्थ नहीं है, वेल्थ उसके बिहाइंड पे बिल्ड नहीं हो रही। जो इनकम आ रही है उसे स्पेंड कर लिया जाता है, रादर देन उसको सेव करके इन्वेस्ट किया जाए। एंड देन बैलेंस शीट एफिलिएंट लोग, कि जो बैलेंस शीट के ऊपर एफिलिएंट है, दे फोकस ऑन accumulating wealth, assets exceed credit liabilities with little or no credit balance, lead a balanced lifestyle। कि हम इनकम पे फोकस नहीं करें, हम अपने एसेट्स पे फोकस कर रहे हैं, कि एसेट्स बिल्ड करें, लायबिलिटीज कम से कम हो, और हमारे पास सरप्लस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, और हम बहुत ज्यादा क्रेडिट बैलेंस ना रखें, और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को इस्तेमाल करें। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन में चले जाएं, ये बहुत ज्यादा सेविंग में चले जाएं। अगेन यू हैव टू बाय व्हाट यू हैव टू बाय, यू कैन नॉट जस्ट से नहीं ये सेविंग के चक्कर में ये चीज नहीं लेते। द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस आर इंटेग्रिटी, a very important concept,
बीइंग ऑनेस्ट विद ऑल पीपल। इंटेग्रिटी के बारे में अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इसके बारे में कहा जाता है इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग। कि आपको पता भी है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, यहाँ एक लेट्स सपोज कोई चीज किसी की पड़ी हुई है, आपको पता मुझे कोई नहीं देख रहा, फिर भी आप उसे उठाएं ना या उसको रिटर्न करने की कोशिश करें। आपके सामने किसी को कोई चीज गिरी है, आपको पता कोई नहीं देख रहा, मैं ये लेके जा सकता हूं, दैट इज इंटेग्रिटी। ये सिर्फ इस लेवल के ऊपर नहीं है, अगर आपके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन है जी यहाँ पर मैं बड़ी करप्शन कर सकता हूँ, या इस प्रोजेक्ट से मुझे पता चल गया ये वाली इन्वेस्टमेंट मैं कर लूं तो मेरे इतने पैसे बन जाएंगे, इफ यू आर नॉट डूइंग इट और किसी को पता भी नहीं चलेगा, then it is integrity. So integrity, being honest with all people, is a must in financial planning. You have to be honest. Then discipline, applying self control, कि मैं अपनी impulse buying के ऊपर, अपनी impulses के ऊपर, अपने spendings के ऊपर, अपनी investments पे एक control ensure करूं, अपनी life पे control रखूं, तो self control भी मुझे लगाना होगा। Then social skills, कि how well do I get along with people, because it is said कि जो आपके connections होते हैं, जो आपके networks होते हैं, they help you a lot, especially in building wealth, especially in finding good investment opportunities, in finding good bargains। कि आपको let's suppose एक घर तो लेना ही था, लेकिन आपके जो social connections उससे आपको एक बड़े अच्छी प्राइस के ऊपर एक घर मिल गए, so your social connections count a lot। आपको बिजनेस के लिए कोई प्लान तो लेना ही था, लेकिन अगर आप खुद लेते तो बहुत महंगा पड़ता, आपके किसी कनेक्शन ने आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे दिलवा दिया। A supportive spouse, ठीक है, that whatever whoever your partner is he or she is very supportive। and hard work, कि मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। so और हार्ड वर्क से यहाँ क्या मतलब है, you work more than the other people that you see around you। आप देख रहे हैं मेरे नजदीक सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो उससे ज्यादा मेहनत आप करेंगे, only then you can acquire wealth। I don't know how much true it is in Pakistan, but these are the basic rules that you have to follow। And then again, willingness to take financial risk। अगर आप रिस्क नहीं लेते, रिटर्न नहीं ले सकते। आपने पैसे कमाए, सेव किए, सेव करके रख लिए, उनको इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि रिस्की है, इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। रिस्क नहीं लेना चाहते, सेव करके रख लिए, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू हर गुजरते दिन के साथ कम होती है, तो वो पैसा जो कुछ और अर्न कर सकता था, वो अर्न करने की बजाय आपके पास पड़ा है और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, लेट्स सपोज अब यहां इन्वेस्टमेंट भी जो है, अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं, इट्स नॉट लाइक कि आपने जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना है। यू कैन इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एज वेल। आप कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छा कोर्स पढ़ लें, आप कोई पैसिव इनकम, साइड इनकम या अपनी इनकम को इंक्रीज करने से रिलेटेड कोई कोर्स कर लें, अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स को इंप्रूव करने का कोई कोर्स कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल के ऊपर अपनी स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर सकते हैं कि मेरी ज्यादा स्किल होगी तो मुझे हाईली पे किया जाएगा। मैं सिर्फ बीबीए क्यों करूं, मैं एमफिल भी कर लेता हूं, मैं पीएचडी भी कर लेता हूं, मेरे जितनी स्किल हाई होगी उतना मुझे ज्यादा पे किया जा रहा होगा। मैं कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी ले लेता हूं कि मैं किसी चीज का एक्सपर्ट बन जाऊं, तो मैं इन पार्ट टाइम फ्री एडवाइस, लोगों को पेड एडवाइस भी दे सकता हूं। वेल्थ प्लानिंग की देता रहूं सिर्फ बैठ के कि अच्छा आपको ये करना है, इसलिए आपके ये वेल्थ का प्लान बन जाएगा, आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। आई कैन अर्न फ्रॉम दैट साइड एज वेल। सो आप अपने आप में अपनी स्किल्स डेवलप करने के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं एक्सेल सीख लूं तो मैं यार ये पूरी प्लानिंग आराम से खुद कर सकूंगा, या फिर मैं ये काम ऑलरेडी किसी से करवाता हूँ, एक मेरी उसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है, वो नहीं करके दे तो फिर मेरे क्लाइंट भी खराब होते हैं, मेरा बॉस भी नाराज होता है, मैं ये काम सीख ही क्यों ना लूं, एक्सेल कितना मुश्किल है सीखना, एक्सेल सीख लेता हूँ खुद ही से। तो अपने आप पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लिए, या कोई प्राइवेट बिजनेस बना सकते हैं, एंड सो ऑन। यू कैन इन्वेस्ट इन सो मेनी अदर एवेन्यूज, नॉट जस्ट द स्टॉक मार्केट। मेरा कहने का मकसद ये है। और अगेन यू कैन इन्वेस्ट इन योर एबिलिटी टू कन्विंस पीपल, ठीक है, ये एक बड़ी एबिलिटी है, टू हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू नेटवर्क, हाउ टू कन्विंस पीपल, हाउ टू नेगोशिएट। अगेन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की क्वालिटीज अगर आपके अंदर होंगी तो यू कैन सेल बेटर, यू कैन बाय बेटर। अगर आपको बेटर नेगोशिएशन आती है तो आप बाइंग अच्छी प्राइस पे कर सकते हैं, आप सेलिंग अच्छी प्राइस पे कर सकते हैं।
और अब अगेन आप अपने एम्प्लॉयर को या अपने एम्प्लॉयज तक अपना आइडिया पहुंचा सकते हैं कि अच्छा मैं ये चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं आप यूं करें। ओके, अपने सप्लायर से बात कर सकते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगेन एक ये एग्जांपल इसने अच्छी दी है कि हमारी जो सर्विस है वो स्ट्रांग है, तो हम चंद हाई एंड नीश क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं। सिर्फ हम ये नहीं करेंगे ब्रॉड मार्केट में जो आ सकता है हमारे पास आज हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ सर्टेन स्किल्स हैं जो एक नीश को चाहिए, एक हाई एंड कस्टमर को चाहिए, क्योंकि वो हाई एंड कस्टमर है वो आपको ज्यादा पे करेगा एज कंपेयर टू द अदर्स। तो आपने 100 वोट जहां डील करने थे कस्टमर, उसकी जगह आपने सिर्फ 10 क्लाइंट डील करने, लेकिन ये अब हाई एंड है, ये आपको 10 टाइम्स मोर रिटर्न ऑफर कर रहे होंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एंड द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ द वेल्दी, your personal financial statement reflects the sum total of your financial choices and decisions. It reflects your future potential for financial freedom and meeting financial objectives. तो आप अपनी अगर पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कितनी वेल्थ है, मैंने आज तक क्या सेव किया, क्या इन्वेस्ट किया, क्या रिटर्न्स अर्न किए, यू विल बी एबल टू नो कि ओके आपका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, आप फ्यूचर में कितना डेट फ्री होंगे, कितना फ्रीडम होगा आपको। और आपने जो भी अपनी प्लानिंग की हुई है कि मैंने एक वर्ल्ड टूर पे जाना है, या मैंने रिटायरमेंट के बाद ये करना है, या मैंने ये घर बनाना है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, तो किस हद तक अचीवेबल है आपका ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन कि आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी रही है। आपके पर्सनल फाइनेंसेस से आप ये चीज गेज कर सकते हैं, और यही आपके कैश फ्लोज आपको आपकी वेल्थ के बारे में बता रहे होते हैं। इनको जरा डिटेल में देख लेते हैं। इनकम क्या चीज है? वो पैसे जो आप अर्न करते हैं, ठीक है, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी सोर्स। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम लेटर ऑन जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकम अगेन इज एट डिफरेंट लेवल्स। आमतौर पर हम जब यहां बात करें तो हम हाउस होल्ड की इनकम बात कर रहे होंगे, हम इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एक घर में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, आपके कुछ पैसे आपने कहीं और इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपके बच्चे कुछ कमाते हैं, आपकी वाइफ कुछ कमा रही है, आप खुद कुछ कमा रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो आप उन तमाम को अकाउंट फॉर करो, तो हम इसलिए यूजुअली हाउस होल्ड को देख रहे होंगे रादर देन एन इंडिविजुअल। बट डिपेंड्स, क्या कोई पर्सनल एडवाइस लेने आया हुआ है या पूरे अपने हाउस होल्ड के हिसाब से एडवाइस लेने आया हुआ है। देन एक्सपेंसेस, व्हाट यू स्पेंड। तो जब इनकम में से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम बच जाती है कि अच्छा ये वो अमाउंट है जो ये सेव करता है, ये जो बचा लेता है, बाकी तो ये खर्च कर देते हैं। और यूजुअली जब अब हम हाउस होल्ड, अगेन अगर इनकम हाउस होल्ड की देखी जा रही है तो एक्सपेंसेस भी पूरे हाउस होल्ड के देखे जाएंगे। अगर इनकम इंडिविजुअल की है तो फिर उसके पर्टिकुलर जो उसके हिस्से में आ रहे हैं एक्सपेंसेस वही देखे जा रहे होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है? वो तमाम चीजें जो आप ओन करते हैं, जो आपकी मिल्कियत में है, जो कि आपके पास फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। जो जो चीज आपके पास है वो आपका एसेट है, विच हैज वैल्यू। अगेन मैं बाहर से पत्ते उठाकर एक बैग भर के रख लूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक मट्टी का पूरा बंच उठाऊं, एक मुट्ठी उठाऊं और रख लूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एसेट इज गोइंग टू बी समथिंग ऑफ वैल्यू। देन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज वो है जो आप ओ करते हैं। अब मैंने सारी प्लान, लेकिन मेरा जी वो 10 बंदों पे मेरा उधार है जिनको मैंने ये उधार वापस करना है, तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग वैसे नहीं हो सकती। तो मुझे ये देखना है मुझे किस किस को उधार देना है, मैंने किस किस से उधार लिया हुआ है, कितना उधार लिया हुआ है, व्हाट डू आई ओ समबडी। और एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके आपकी नेट वर्थ आती है कि आपके पास एक्चुअली कितने पैसे हैं, एक्चुअली आपकी नेट वर्थ क्या है। ओके, नाउ व्हाट योर कैश फ्लो इज गोइंग टू बी। अब ये जो डेफिनेशन है एसेट्स और लायबिलिटीज की, ये कायासाकी की है। फॉर एग्जांपल यू हैव एसेट्स, ये आपके शेयर्स भी हो सकते हैं। एसेट्स क्या करते हैं? एसेट्स अर्न इनकम, एसेट्स इनकम जनरेट करने का एक सोर्स होते हैं। आपके पास एक मकान था, आपने उसको रेंट आउट कर दिया, आपको उसके ऊपर इनकम आ रही है। आपके पास लैंड है, आपने उसको रेंट किया हुआ, इसके ऊपर कल्टीवेशन करो, आपको उससे इनकम आ रही है। आपके पास पैसे थे, आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, आपको उससे इनकम आ रही है। सो एसेट्स इनकम जनरेट करके देते हैं, ठीक है। जबकि जो आपकी लायबिलिटीज हैं,
लायबिलिटीज दे एक्चुअली क्रिएट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने अगर किसी से उधार लिया तो आमतौर पे आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अगेन एक और पैटर्न जो एक जरा पुअर पर्सन का होगा, ये मैंने ऊपर वेल्दी वाला बताया था, क्योंकि वेल्दी यूजुअली अपने एसेट से इनकम जनरेट कर रहे होंगे रादर देन फ्रॉम अ जॉब और समथिंग। पुअर वुड बी जनरेटिंग इनकम फ्रॉम जॉब। आमतौर पे एक पुअर बंदा, उसके पास एसेट है ही नहीं इनकम जनरेट करने के लिए, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं तो रेंट किसको करे, तो वो जाकर काम करता है, उस जॉब से उसको इनकम मिलती है जिससे वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करता है। इन एक्सपेंसेस में बहुत सारे क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, रेंट, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, टैक्सेस, ऑल दैट हैज टू बी कवर्ड। अब उसके पास ना वो मेजर एसेट्स होते हैं ना कोई मेजर लायबिलिटीज होती है, उसका सारा ये सिस्टम जो है वो जॉब से चल रहा होता है। अब व्हाट हैपेंस फ्रॉम अ जॉब, ये स्पेशली पुअर का सिचुएशन थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मिडल एंड, हमने एक देखी टॉप के ऊपर जहां पर जिसके पास वेल्दी है उसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, उन एसेट्स से वो इनकम अर्न कर रहा होता है और उसको स्पेंड करता है, और फिर अगेन उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो उसके एक्सपेंसेस जनरेट कर रही होती हैं। देन देयर वाज अ पुअर वन जो जॉब से अपनी इनकम जनरेट करके अपने एक्सपेंसेस मीट करता है। देन देर इज अ मिडिल क्लास एज वेल, ये मैंने बताया आपको एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। पहले देर वाज टाइम्स जहां पर या तो लोग बहुत अमीर होते थे या बहुत गरीब होते थे, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से देयर हैज बीन अ बल्जिंग मिडिल क्लास एज वेल। मिडिल क्लास क्या करती है, मिडिल क्लास के पास एसेट्स उतने नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं बिल्ड करने की अपने एसेट्स को। वो इस वक्त कहां से इनकम ले रहे हैं, जॉब, एसेट से ले सकते थे या काम करके खुद मेहनत करके, तो वो जाके मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब से वो अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं, ठीक है। और उसी से अपनी लायबिलिटीज भी अगेन स्पेशली कि उसने घर घर लिया, उसके ऊपर मॉर्गेज ले लिया, कंज्यूमर लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, यूजुअली जो जॉब की इनकम होती है इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये सारी फैसिलिटीज। तो इससे अपनी वो लायबिलिटीज भी जनरेट करते हैं और वो लायबिलिटीज उसके एक्सपेंसेस भी जनरेट कर दी है, ये पे कर रही होती है, जैसे कि टैक्सेस या फूड या क्लोथिंग या मॉर्गेज वट। तो कैश फ्लो रिच पर्सन का कैसे होगा, जो भी इनकम आ रही है उसको वो एसेट्स के अंदर जो बॉन्ड्स, नोट्स, रियल एस्टेट, इन सब से आ रही है। अब ये डिविडेंड की शेप में आ रही है, ये इंटरेस्ट की शेप में आ रही है, ये रेंटल इनकम है, ये रॉयल्टीज हैं, और ये रिकरिंग है, ये हर बार, हर महीने, हर साल दोबारा आ जाएंगी, और इससे वो अपने एक्सपेंसेस, यही फूड, टैक्सेस वगैरह पे करता है। अब यहाँ फाइनेंशियल रेशियोज को एक बार देख लेना जरा, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जिसके अंदर बेसिक लिक्विडिटी रेशियोज भी आ जाती हैं। लेट सपोज ये, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि इस वक्त दुनिया में एक बड़ा क्राइसिस लूम कर रहा है आफ्टर यूक्रेन वॉर, फ्यूल प्राइसेस हाई जा रही हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी यू कैन से इट्स गोइंग ऑन अ स्लम्प, इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स। तो तमाम इकोनॉमीज अब एक्सपर्ट्स उनको एडवाइस ये करें कि आप अपने पास एटलीस्ट 6 मंथ्स की सैलरी रखें, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है, कभी भी फॉर्म बंद हो सकती है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आपको 6 मंथ्स की सैलरी अपने पास रखनी है। So the number of basic liquidity ratio क्या चीज मेजर कर रही है, the number of months a household can continue to meet expenses from existing cash, and cash equivalents may include liquid investments after a total loss of income 3 to 6 months। तो बेसिक लिक्विडिटी रेशियो ये होती है कि अगले 3 से 6 महीने में अगर आपकी जॉब चली जाए और आपका जो इनकम सोर्स है वो बंद हो जाए, तो क्या आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैश यू हैव एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपके शेयर्स हैं, आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है, ओके। देन लिक्विड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो, लिक्विड एसेट्स वो हैं, लिक्विडिटी क्या चीज होती है, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज लिक्विडिटी। ओके, कैश फ्लो, वेल नॉट एग्जैक्टली, लेकिन चले मे बी। Liquidity is the ability to convert something into cash rapidly without losing value। एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। मेरे पास एक जमीन है, मैं अब अचानक मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई किसी वजह से, मेरे पास इतना कैश नहीं लेकिन मेरे पास जमीन है, तो मैं जमीन बेचकर कैश ले सकता हूं, लेकिन कितना जल्दी,
जमीन का बायर ढूंढने में मुझे कई महीने लग सकते हैं, मुझे कैश की जरूरत आज पड़ गई है, तो जमीन उतनी लिक्विड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसको आज भी बेच सकता हूं, लेकिन फिर वो कितने की बिकेगी? अपनी एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम। मुझे एक प्रॉपर क्लाइंट ढूंढना होगा जो मुझे वो सही प्राइस देने को तैयार है उस जमीन के लिए। अभी बेचना चाहूंगा, कोई जिससे भी कहूंगा यार अर्जेंट पैसों की जरूरत, जमीन बेचनी है, ठीक है जी, 50% पे लेने को तैयार हूं। लेट सपोज 10 लाख की जमीन है, वो कह रही है अभी 4 लाख है जी, अगर अपने कैश पे तो